Hi students, welcome back. In this video, we are going to cover 30 new idiom phrases. As you have known, we have already covered 240 idiom phrases, and in this new lecture, we are going to learn 30 new idiom phrases. I know you guys have all watched this previous session and you will watch this session till the end to get maximum benefit. So without any further delay, let's start today's session. आज के सेशन का हमारा पहला वन वर्ड क्या है? गेट द सैक फ्रॉम, यानी कि डिसमिस फ्रॉम जॉब, यानी कि आपको क्या किया जा रहा है? आपको अपने जॉब से सैक किया जा रहा है या फिर फायर किया जा रहा है। दैट मीन्स आपको अपने जॉब से निकाला जा रहा है। ठीक है, गेट द सैक फ्रॉम मीन्स डिसमिस फ्रॉम जॉब या फिर नौकरी से खारिज या फिर नौकरी से निकालने को बोला जाता है। ठीक है, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉस के कैबिन से एक एम्प्लॉय को फायर किया जा रहा है, यानी कि किक आउट किया जा रहा है या फिर उसको फायर या फिर निकाला जा रहा है। तो फिर हम लोग क्या सम अप कर सकते हैं? गेट द सैक फ्रॉम मीन्स डिसमिस फ्रॉम द जॉब, दैट मीन्स नौकरी से निकालना या फिर नौकरी से खारिज करने को बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? वाइप द नोज ऑफ समवन। वाइप द नोज ऑफ समवन यानी कि चीट करना, यानी कि धोखा देना। ये थोड़ा डिफरेंट है, आप इसे मार्कआउट कीजिएगा और इसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, वाइप द नोज ऑफ समवन यानी कि आप क्या कर रहे हो? किसी के नोज को पोंछ रहे हो। या वाइप करने का मतलब क्या है? वाइपर आपको पता होगा कार्स में लगता है। आप किसी के नोज के नाकों के नीचे किसी चीज को चुरा रहे हो या फिर उसको क्या करो? उसको चीट कर रहे हो, यानी कि धोखा दे रहे हो। देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से ये आदमी क्या कर रहा है, एग्जाम हॉल है या फिर ये स्टूडेंट क्या कर रहा है एग्जाम हॉल में, ये चीटिंग पेपर लेके आया है, साथ ही साथ अपने साथ से क्या कर रहा है? टीचर के नोज के नीचे ये चिट कर रहा है, यानी कि टीचर के नोज के नीचे ये वाइप द नोज ऑफ समवन, यानी कि वाइप द नोज इन फ्रंट ऑफ, या फिर टीचर के नोज को वाइप कर रहा है। क्या कर रहा है? टीचर को नोज को वाइप कर रहा है या फिर टीचर को चीट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? देख लीजिए ये चीटिंग पेपर लेके अपना जो OMR सीट है उसको भर रहा है। उसको पता है कौन सा क्वेश्चन में क्या था, पहले यह दोस्तों से लेके आया है, उसके साथ OMR भर रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? वाइप द नोज ऑफ समवन, यानी कि किसी के नोज को वाइप करना मतलब चीट होता है या फिर धोखा देना होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? टू गिव वन सेल्फ एयर्स। क्या है? टू गिव वन सेल्फ एयर्स यानी कि बिहेविंग एरोगेंटली, यानी कि एरोगेंट मतलब क्या है? हटी या फिर प्राउडी तरह से बिहेव करना या फिर किसी के ऊपर गुस्सा होकर बात करना या फिर प्रिटेंड सुपेरियरिटी। क्या है? प्रिटेंड सुपेरियरिटी यानी कि अपना सुपेरियरिटी दिखाना। मैं इतना सुपेरियर हूँ, मतलब बॉस लोग जैसे दिखाते हैं सुपेरियरिटी, बॉस वगैरह दिखाते हैं अपने जो जूनियर एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, साथ ही साथ वो दिखाते हैं हम कितने बड़े हैं, हम कितने बड़े पोस्ट पे हैं, हम मतलब वो उसको मैनिपुलेट करके मतलब छोटे छोटे उनका अंडर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर सुपेरियरिटी फील कराने को, दिखाने को हम लोग भी बोल सकते हैं। यानी कि टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब बिहेविंग एरोगेंटली। आप क्या कर रहे हो? आप अपने जूनियर एम्प्लॉय को एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो? प्रिटेंड सुपेरियरिटी, यानी उनको आप उनसे सुपेरियर दिखा रहे हो। ठीक है, यानी कि अहंकार से व्यवहार करना। अहंकार यानी कि एरोगेंट का मतलब क्या है? अहंकार। आप अहंकारी जैसे बिहेव कर रहे हो किसी के सामने। देख लीजिए ये क्या है? ये उनके बॉस है, ये उनके एम्प्लॉयज़ है। ये क्या कर रहे हैं? ये बॉस क्या कर रहा है? उसको जो जूनियर एम्प्लॉयज़ है या उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसको एरोगेंटली बिहेव कर रहा है या फिर सुपेरियरिटी दिखा रहा है। ये सुपेरियर दिखा के अपने जूनियर एम्प्लॉय को डांट रहा है। किसी के वजह से भी हो सकता है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? टू गिव वन सेल्फ एयर्स, यानी कि वो अपने आप को एयर दे रहा है, एयर दे के ऊपर ले रहा है, यानी कि वो अपने आप को सुपेरियर समझ रहा है। आप लोग इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है? टू ईट हम्बल पाई। क्या है? टू ईट हम्बल पाई दैट मीन्स टू येल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंस या फिर टू अपोलोजाइज, यानी कि अपने गलती को माफ़ी मांगना, अपने गलती के लिए माफ़ी मांगना, यानी कि टू अपोलोजाइज करना। टू ईट हम्बल पाई। ठीक है, उसका मतलब क्या है? माफ़ी मांगना या फिर टू येल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आप कुछ बात बोल दिए या फिर आप कुछ बात कर दिए जिससे आपको ह्यूमिलिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है? ह्यूमिलिएशन आ रहा है। और ह्यूमिलिएशन आने की वजह से आप क्या कर रहे हो? सरेंडर कर रहे हो। यहाँ पर येल्ड का मतलब क्या है? सरेंडर।
एल्ड का मतलब क्या है, सरेंडर कर रहे हो या अपने बात के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो दूसरे से। आप ऐसा कुछ किस प्लेटफॉर्म में या फिर कहीं दोस्तों के बीच बैठे हो, आपसे कुछ मुंह से कुछ गलती निकल जाता है, आप क्या करते हो, ईट हम्बल पाई का मतलब आप अपोलोजाइज करते हो या फिर अपने जो माफ़ी मांगते हो, साथ ही साथ वो सर्कमस्टेंस जो क्रिएट हुआ है, जो ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंस क्रिएट हुआ है, उसके वजह से आप क्या सरेंडर कर जाते हो। उस जगह पे हम लोग यूज करेंगे टू ईट हम्बल पाई। ये बहुत आसान ईडियम था, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। नहीं तो आप लोग पिक्चर में भी देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, मतलब इस पिक्चरेशन ऐसे किया है जैसे कि आपको याद रह जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये ईट हम्बल पाई कर रहा है, यानी कि ये एक्सेप्ट सेम जो अपने जो गलती किया है या फिर जो सेमफुल एक्ट किया है उसको एक्सेप्ट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, टू अपोलोजाइज या फिर माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू स्पील द बीन्स। क्या है, टू स्पील द बीन्स, यानी कि बीन्स को खोलना। जो बीन्स जो होता है हम लोग जो खाते हैं उसको, उसके अंदर जो मटर जैसा होता है, उसके अंदर जो छिलका, उसे जब छिलका उसको उतारता है उसके अंदर जो गोल गोल का जो चीज़ निकलता है उसको अगर आप खोल देते हो, दैट मीन्स क्या करते हो, आप उसका सीक्रेट रिवील करते हो, यानी कि रिवील ए सीक्रेट। यानी कि जो बीन्स जो ऐसे होता है, आप लोग को पता है बीन्स ऐसे होता है, आप लोग अगर उसको खोल देते हो, उसको छिलका खोल देते हो, उसके अंदर जो बॉल्स ऐसा मिलता है, तो फिर क्या करते हो, ये बॉल्स जो अंदर है आप उसको सीक्रेट रिवील कर रहे हो, यानी कि जो छिलका खोलने से उसको बॉल्स बाहर दिख जाता है, यानी कि वो बॉल्स का सीक्रेट आप खोल देते हो। दैट मीन्स हम लोग ऐसे मान सकते हैं टू स्पील द बीन्स मतलब टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि राज की बात करना। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए इस पिक्चर के माध्यम से, ये लड़की इस दोस्त को आके किसी के बारे में क्या कर रहा है, स्पिलिंग द बीन्स कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, सीक्रेट रिवील कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ड्राइव होम। क्या है, ड्राइव होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। एम्फासाइज ऑन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आप किसी मुख्य पॉइंट पे, किसी के मुख्य पॉइंट पर आप एम्फासाइज कर रहे हो, यानी कि उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक मुख्य पॉइंट को आप इंपॉर्टेंस कर रहे हो, यानी कि एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव होम। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, आपको पता होगा कि ड्राइव होम का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, एग्जाम ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा कि आप घर अच्छे से जा रहे हो या आप घर सेफली जा रहे हो, मगर वो गलत चीज़ होगा, ये थोड़ा हटके है, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। ड्राइव होम का मतलब एम्फासाइज ऑन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना। देख लीजिए ड्राइव होम का एग्जाम्पल भी एक दो ले लिया हूँ, देख लीजिए। द गवर्नमेंट नीड्स टू ड्राइव होम द डेंजर ऑफ द वायरस। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो वायरस जो आउटब्रेक हुआ है, हमारा ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हैं, जो कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुआ है उसको क्या करना चाहिए, ड्राइव होम, यानी कि उस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, एम्फासाइज देना चाहिए, उस पॉइंट पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, जो वायरस जो निकला है उसको कैसे मतलब वो कंटामिनेट हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, उसको जो स्प्रेड हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, उस पॉइंट के ऊपर उसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ड्राइव होम, यानी कि एम्फासाइज करना चाहिए। यहाँ पर ड्राइव होम का यही मतलब, यानी कि टू एम्फासाइज समथिंग या फिर टू एम्फासाइज ऑन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एम्बिग्यूअस का मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। आपको उस कॉम्प्लीमेंट में आपको वो आदमी क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव बात बोल रहा होगा, आपको नेगेटिव लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, नेगेटिव लग रहा होगा, यानी कि वो एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा होगा वो पॉजिटिव बोल रहा है या फिर नेगेटिव बोल रहा है। ठीक है, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है वो आदमी आपको कैसे या कैसे मतलब वो आपको कैसे क्या बात बोल रहा है, यानी कि वो अच्छा बोल रहा होगा, आपको बुरा लग रहा होगा। ठीक है, तो फिर यानी एक अस्पष्ट प्रशंसा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। देख लीजिए ये यहाँ पे जो खड़ी है, ये जो कार्टून खड़ी है, ये क्या बोल रही है, आई फील हॉरिबल, आई लुक ओल्ड, फैट एंड अगली, आई रियली नीड यू टू पे मी ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बोल रही है, मैं हॉरिबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओल्ड यहाँ पे दिख रहा हूँ, इस मतलब मिरर में, साथ ही साथ मैं फैट और अगली दिख रहा हूँ, और मुझे ये उसको अप्रोच कर रहा है, आप मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मेरे ऊपर कुछ टिप्पणी दीजिए। ये आदमी पेपर पढ़ रहा है, उसका शायद हस्बैंड हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर दोस्त भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है, योर आई साइट इज डैम नियर परफेक्ट, ये उसको बोल रहा है तुम्हारा आंख बहुत अच्छा चल रहा है, यानी कि ये अच्छा चीज़ बोल रहा है, मगर इसको कैसा लगेगा, इसको लगेगा
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जैसा, यानी कि ये क्या बोलेगा, तुम्हारे आंख में जो दिख रहा है सच में तुम मोटी हो, साथ ही साथ तुम ओल्ड हो और अगली हो, मतलब इसे बुरा लगेगा। यानी कि इसके बाद में एक ही बात में उसका दो मीनिंग निकल रहा है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बैड ब्लड। क्या है बैड ब्लड, यानी कि बिटर एनिमिटी, यानी कि कड़वी शत्रुता। बैड ब्लड मतलब क्या, बुरा ब्लड मान सकते हैं, यानी कि क्या है, शत्रुता, आपके किसी दोनों के बीच शत्रुता होता है, या फिर बैड ब्लड बिटवीन भी होता है, यानी कि कड़वी शत्रुता। देख लीजिए ये जो दोनों कंट्री के जो एम्बेसडर्स हैं, इनके अंदर फाइट लग रहा है हमेशा। कोई भी कंट्री हो सकता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो सकता है, इनके अंदर क्या होता है, बिटर एनिमिटी होता है या फिर कड़वी शत्रुता। जब ये यूएन के सीट में बैठते हैं या फिर कहीं प्लेटफॉर्म में या फिर कहीं फोरम में बैठते हैं, ये हमेशा ये इसको ब्लेम करता है, इस कंट्री, इसके एम्बेसडर इसको ब्लेम करता है। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनके बीच बैड ब्लड है या फिर बिटर एनिमिटी या फिर कड़वी शत्रुता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू बीट अबाउट द बुश। क्या है, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट थिंग्स, यानी कि आप रिलेवेंट थिंग्स नहीं बोल रहे हो, यानी कि आप असामंजस्य, यानी कि कोई वो टॉपिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेवेंट हमको किस चीज़ को बोलते हैं, रिलेवेंट का मतलब होता है टॉपिक से रिलेटेड होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा, और इरिलेवेंट क्या हो गया, टॉपिक से उसका कोई लेना देना नहीं। यानी कि वो आदमी क्या करता है, जो बीट अबाउट द बुश करता है, वो टॉपिक को घुमाता रहता है, रिलेवेंट पॉइंट या फिर पॉइंट पे नहीं आता, यानी कि अप्रासंगिक बातों के बारे में बात करना, यानी कि प्रासंगिक नहीं है, यानी कि रिलेवेंट चीज़ नहीं जो बोलता है या फिर इरिलेवेंट चीज़ बोलता है, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, टू बीट अबाउट द बुश। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये उसका बॉस उसको मतलब एम्प्लॉय को क्या बोल रहा है, जस्ट टेल मी व्हाट यू नीड। ये क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी सर, वही चीज़ फिर से वही आ गया, यानी कि वो बीट अबाउट द बुश, यानी कि ये मतलब ये गुस्सा होगा, ये आदमी गुस्सा होगा, इसको बोल रहा है तुम्हारा क्या चाहिए, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको सैलरी हाइक चाहिए या फिर तुमको छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए, मगर इसके पास कोई भी बात नहीं, वही घुमाता रहता है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, व्हाट डज इट मीन। ये आदमी गुस्सा हो जाता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इरिलेवेंट थिंग्स बोल रहा है। ये उसको पूछ रहा है तुमको क्या चाहिए, ये उसको बोल रहा है आई एम सॉरी सर, दैट मीन्स क्या होगा, ये इरिलेवेंट हो गया, यानी कि इसके क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। टू बीट अबाउट द बुश, दैट मीन्स टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट थिंग्स। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है, मेडन स्पीच या फिर फास्ट स्पीच या फिर पहला भाषण हम लोग बोल सकते हैं। देख लीजिए क्या होता है, ये बच्चा क्या करे, अपने स्कूल में पहला स्पीच दे रहा है, अपने लाइफ का पहला स्पीच दे रहा है। इसको हम लोग, जो पहला स्पीच जब दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच या फिर फास्ट स्पीच। मेडन का मतलब क्या होता है, फास्ट होता है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। मेडन स्पीच मतलब फास्ट स्पीच या फिर पहला भाषण हो सकता है। ये बहुत सिंपल था, आपको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू गेट कोल्ड फीट, यानी कि क्या करो, आपका फील्ड नीचे से कोल्ड होके आ रहा है। क्या कर रहा है, आपका फील्ड में कोल्ड आ रहा है, यानी कि आप में फियर या फिर डर या भय आ चुका है। देख लीजिए ये आदमी क्या, ये बच्चा क्या करे, इसके पाँव के नीचे क्या है, बर्फ लगा हुआ है, यानी कि उसके नीचे से ठंड आ रहा है, उसके नीचे से ठंड आ रहा है, यानी कि उसको क्या, वो कांप रहा है। कैसे कांप रहा है, ऐसे कांप रहा है। दैट मीन्स टू गेट कोल्ड फीट मतलब फियर, यानी कि वो भय से कांप रहा है या फिर डर से कांप रहा है, हम लोग मान सकते हैं। इसे आप लोग क्या कीजिएगा, इसे आप लोग लिंक कीजिएगा ताकि आपको याद आए। इसलिए मैं इसे पिक्चर लगाता हूँ ताकि आपको क्या होगा, आपको लिंक करने से आपको ये सब याद आ जाएगा या फिर इजीली याद आ जाएगा, या फिर आप जब रिवाइज करोगे आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। इसीलिए मैं इस पिक्चर वगैरह डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पिक्टोरियल मेमोरी का वैल्यू बहुत होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बिसाइड द मार्क। क्या है, बिसाइड द मार्क, यानी कि नॉट टू द पॉइंट या फिर इरिलेवेंट। ये भी वही चीज़ होगा, इरिलेवेंट यानी कि टू द पॉइंट नहीं बोला जाता है, वो घुमा घुमा के बोलता है, इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहता है, यानी अप्रासंगिक बोलेंगे। रिलेवेंट का मतलब बता चुका हूँ पिछले 2-3 वर्ड के पीछे, और बिसाइड द मार्क मतलब नॉट टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट पे ना बात करते हुए वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा है या फिर आउट ऑफ द पॉइंट जा रहा है। बिसाइड द पॉइंट का मतलब क्या है, इरिलेवेंट या फिर सेपरेट फ्रॉम द मेन आइडिया, यानी कि आप मेन चीज़ के बारे में ना बात करके आप क्या कर रहे हो, आप सबऑर्डिनेट चीज़ के बारे में बात करो या फिर अदर चीज़ के बारे में बात करो। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये दोनों लॉयर है, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, ये दोनों लॉयर है, ये सब जूरी है। ये क्या बोल रहा है, द अदर लॉयर्स आर्गूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट। ये आदमी क्या बोल रहा है, ये जो
ये जो लॉयर दे रहा है, मतलब जो चीज़ बोल रहा है, इसका बात का कोई बिसाइड द पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब इस केस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये नॉट टू द पॉइंट या फिर इरेलेवेंट चीज़ बोल रहा है। जूरी प्लीज डू नॉट कंसिडर इट, ये जूरी को अपील कर रहा है। ये जो लड़की जो क्या कर रही है, ये जो लड़की जो बात पेश कर रही है या फिर जो जज के या फिर जूरी के आगे जो चीज़ बोल रहे हैं वो नॉट टू द पॉइंट है, या फिर इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर इरिलेवेंट है। ये इसलिए अपील, ये आदमी इसलिए अपील कर रहा है, जूरी आप लोग इसका बात को मत सुनिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जो चीज़ बोल रहा है इस केस से कोई लेना देना नहीं है, या फिर नॉट टू द पॉइंट है, या फिर इरिलेवेंट है, या फिर बिसाइड द मार्क है, या फिर बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत आसान था, क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए कुको इन द नेस्ट। क्या है, ए कुको इन द नेस्ट, यानी कि ये अन अनवेलकम इंट्रूडर, दैट मीन्स एक अप्रिय घुसपैठियाँ। देख लीजिए पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो बर्ड्स है ये उसने घोंसला बनाया, ये बर्ड्स घोंसला बनाए, ये बर्ड्स लोग ये अपना घोंसला बनाए। ये अगर जो मतलब काला कौवा होता है, ये कुकू होता है, कुछ भी हो सकता है, ये जब यहाँ पे आना चाहता है, मतलब रहना चाहता है, वो ऑन वेलकम इंट्रूडर हो गया, यानी कि उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर रहना। ये इन लोगों ने ये घोंसला बनाया था, तो इन लोगों को रहना चाहिए। ये जब यहाँ पे आके घुस रहा है यहाँ पर रहने की, या फिर अपने जो अंडे देने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या होगा, ये ऑन वेलकम इंट्रूडर हो गया। दैट मीन्स ए कुको इन द नेस्ट, ये हम इसको कुको मान सकते हैं। ए कुको इन द नेस्ट दैट मीन्स एन ऑन वेलकम इंट्रूडर, यानी कि उसको कोई बुलाया नहीं है, वो अपने आप से आके रहना चाहता है, यानी कि अप्रिय घुसपैठ है। यानी कि ये क्या करे, घुसपैठ करना चाहता है। इन लोग जो मुश्किल करके ये जो अपने लिए जो घोंसला बना है, ये घोंसला में रहना चाहते हैं, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है। यानी कि ये क्या हो गया, अनवेलकम इंट्रूडर। दैट मीन्स ए कुको इन द नेस्ट का मतलब क्या है, अनवेलकम इंट्रूडर, साथ ही साथ क्या होता है, एक अप्रिय घुसपैठियाँ होता है। ये बहुत सिंपल चीज़ था, आप लोगों को सबको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि अन इनसिक्योर स्कीम या फिर असुरक्षित योजना। देख लीजिए, ये कार्ड्स में अगर हाउस करेंगे वो क्या सिक्योर होगा, वो सिक्योर नहीं होगा। लोग कैसे घर बनाते हैं, लोग पिलर से घर बनाते हैं, रड से, सीमेंट से बनाते हैं। जो क्या करते हैं, जो ये कांच से घर बनाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। एक बार क्या हवा का झोंका आएगा उसको गिरा के चला जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, ये एक इनसिक्योर स्कीम हो गया, या फिर ये एक इनसिक्योर प्लान हो गया। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे ये एक चीज़ गिर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये इतना सिक्योर नहीं है, ये घर इतना सिक्योर नहीं है, हम लोग मान सकते हैं, ऐसे मान के याद रख सकते हैं। हाउस ऑफ कार्ड मीन्स अन अनसिक्योर स्कीम या फिर असुरक्षित योजना मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू स्मेल ए रैट। क्या है, टू स्मेल ए रैट, यानी कि वो रैट जब मर जाता है घर में, वो गंध होता है, वो क्या गंध फैलता है, आप लोगों को पता चलता है घर में कोई रैट मर गए। उसी हिसाब से हम लोग मतलब लिंक कर लेंगे। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, जब कोई घर में कोई रैट मरता है, उसका कोई डेथ होता है, उसका फाउल स्मेल आता है घर में, वो गंध बहुत मचता है, या फिर बहुत स्टेल फाउल आता है, स्टेल स्मेल आता है, आप लोग पता चलता है कोई ना कोई मरा है घर में। तो आप लोग कैसे करते हो, तो हम लोग उसी चीज़ से लिंक करके देखेंगे। तो स्मेल ए रैट मीन्स टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यानी कि कुछ गलत डीलिंग हो रहा है या फिर कुछ गलत चीज़ हो रहा है, हम लोग मान सकते हैं। यानी कि गलत सौदे पर संदेह करना, गलत चीज़ पर संदेह करने को हम लोग क्या बोलते हैं, टू स्मेल ए रैट। देख लीजिए, टू स्मेल ए रैट मतलब क्या है, समथिंग इज नॉट राइट देयर, आई स्मेल ए रैट, यानी कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं लग रहा है। देख लीजिए यहाँ पर क्या, ये मतलब ये ट्रैप बनाया है, ये जो रैट के लिए ट्रैप बनाया गया है, यहाँ पे उसको चॉकलेट दिया गया है, साथ ही साथ ये ट्रैप बनाया गया है। ये क्या बोल रहा है, ये रैट बोल रहा है समथिंग इज नॉट राइट, लोग यहाँ पर क्यों छोड़ा है खाना, अगर मैं इसको खाऊंगा मैं इसमें अंदर ट्रैप हो जाऊंगा। यानी कि क्या कर रहा है, ये स्मेल रैट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, सस्पेक्ट समथिंग फाउल डीलिंग, या फिर उसको पता चल रहा है यहाँ पर कुछ गलत चीज़ है। जब जो सस्पेक्ट किया जाता है खराब चीज़ को, जो होने वाला है, या फिर आप लोग को लगेगा ये खराब चीज़ है, वैसा खराब चीज़ है, उस वहाँ पे यूज किया जाता है टू स्मेल ए रैट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। देख लीजिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, कितना छोटा बच्चा हो के ये अपने फैमिली को, मतलब ये अपने फैमिली को जो गुजरान होता है, या फिर अपने फैमिली को जो डेली टू बेसिक नीड्स होता है उसको मीट करने के लिए ये किस दुकान में आकर काम करें। मतलब क्या, मतलब ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसके यंग शोल्डर पे ओल्ड हेड है, यानी कि इसके यंग शोल्डर पे ओल्ड हेड है। दैट मीन्स क्या होता है, ये जितना छोटा है उसके ऊपर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा प्रेशर है, या फिर ये अपने ईयर्स के मतलब जिस साल पे है वो जितना प्रेशर नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। मतलब क्या है, टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या होता है, अपने एज से वो
मतलब ज़्यादा प्रेशर ले रहा है या फिर उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है। जिस चीज़ में उसको पढ़ना चाहिए था, अभी ये क्या कर रहा है, अपने घर को मतलब अपने घर के लिए बेसिक नीड्स के एकजुट कर रहा है या फिर इकट्ठा कर रहा है। जैसे कि उसका फैमिली, इसका माँ है या इसका बहन है, उसका पिताजी का शपथ मान लीजिए देहांत हो गया, अपने फैमिली को चला रहा है। मतलब क्या, जिस एज में उसको पढ़ना चाहिए था वो उस एज में घर के लिए कमाई कर रहा है। यानी कि उसको यंग है, उसको यंग शोल्डर पे, उसका शोल्डर यंग है मगर उसका ऊपर बर्डन बहुत है, हम लोग ऐसे मान सकते हैं। यानी कि अपने बर्थ से परे बुद्धिमान होना, दोनों चीज़ में हो सकता है। मैं आपको ये दूसरा वाला चीज़ बताया, ये एक चीज़ भी होता है टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, यानी कि अपने एज से वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा वाइज होने को भी बोला जा सकता है। मतलब हम लोग ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो अपने लेवल पे जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा कुछ कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन है या फिर उससे अच्छा पढ़ाई कर रहा है या फिर उससे अच्छा कर रहा है, उस जगह पे ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि उसको सुनने में दिक्कत आ रहा है, उसको सुना ही नहीं दे रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, वो डीफ होगा या फिर बहरा होगा। यानी कि बीइंग ए डीफ, जो डीफ होता है उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि उसको अच्छे से सुनाई दे रहा है, उसको सुनाई देने में हार्ड हो रहा है, यानी कि वो क्या है, डीफ है या फिर बहरा है। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, आप सब लोग को पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम का हमारा क्या है, ए डार्क हॉर्स। क्या है, ए डार्क हॉर्स यानी कि अन अननोन एंट्री या फिर अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स क्या होता है, आप लोग जिसको मतलब जब एक टूर्नामेंट शुरू होता है या फिर एक फाइटिंग शुरू होता है, कुछ भी काम शुरू होता है, लोग बता देता है ये आदमी जीतेगा, ये आदमी जीतेगा इनमें से, या फिर ये काम मतलब टीम जीतेगा। मगर क्या होता है, जो जिस टीम के ऊपर कोई भी दाव नहीं लगाता, यानी कि वो डार्क हॉर्स होता है। मतलब उसको कोई भी नहीं बोलता है ये जीत कभी पाएगा, मतलब उसको कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ये जीतेगा, उसको हम लोग डार्क हॉर्स बोलते हैं। यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा मगर क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे जब टूर्नामेंट खत्म होता है या फिर इवेंट खत्म होता है, वो मैच जीतता है या फिर टूर्नामेंट जीतता है। ये जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको डार्क हॉर्स बोल सकते हैं। या फिर एक अननोन एंट्री, मतलब जो लीग होता है या फिर जो चैंपियंस लीग होता है उसमें जो अननोन एंट्री होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पिछले साल तक उसका कोई वैल्यू नहीं था, आज वो अनएक्सपेक्टेड जीत गए हैं। जो अनएक्सपेक्टेडली जीतता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क हॉर्स बोलते हैं। देख लीजिए, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू कॉल समवन ए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या है, देख लीजिए, ये बहुत, सपोज मान लीजिए ये जो घोड़ा दौड़ रहा है ये बहुत पीछे था, इसके ऊपर कोई भी दाव नहीं लगा है, ये जीतेगा। मगर देख लीजिए जब फिर मतलब रेसिंग लाइन जब खत्म होता है, वो क्या करना चाहता है, ये उसको ओवरटेक करके ये आदमी जीत जाएगा। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर ए डार्क हॉर्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, थ्रो कोल्ड वाटर। क्या है, थ्रो कोल्ड वाटर यानी कि डिस्करेज, यानी कि जो आदमी सोया होगा या फिर कुछ काम कर रहा होगा, आप उससे क्या करो, कोल्ड वाटर उसके ऊपर जाकर फेंक रहे हो, यानी कि उसको निरुत्साह कर रहे हो या फिर उसको डिस्करेज कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थ्रो द कोल्ड वाटर मीन्स डिस्करेज। देख लीजिए, ये आदमी उसके ऊपर, इस औरत के ऊपर या फिर गर्ल के ऊपर क्या करे, कोल्ड वाटर थ्रो कर रही है, यानी कि उसको ये जो प्लान कुछ कर रहा है उसको डिस्करेज कर रहा है। ये कुछ आगे करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है, उसको क्या करता है, ये थ्रो द कोल्ड वाटर मीनिंग मतलब डिस्करेज करता है। आप लोगों को सबको पता है, आपके जो फैमिली जो रिलेटिव्स होते हैं, जो नहीं चाहते कि आप कुछ आगे जाए, वो क्या बोलते रहते होंगे, एसएससी तो बहुत मुश्किल है, तुमसे ना निकल पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। यानी कि वो क्या करे, आपके ऊपर कोल्ड वाटर थ्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने से लेके समझिएगा, ये आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, आप लोगों को सबको पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बॉट इन। इसका मतलब इंटरप्ट होता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फ्रेजल वर्ब में बता चुका हूँ और एक बार भी बता देता हूँ, बीच में बोलने या फिर रोकने को। ये यहाँ पर इन लोगों का मीटिंग चल रहा है, ये आदमी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इसको, इन लोगों के लिए मीटिंग को बॉट इन कर रहा है या फिर इंटरप्ट कर रहा है, यानी कि बीच में बोल रहा है या फिर मीटिंग को बीच में रोक रहा है। बॉट इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट होता है, और ये फ्रेजल वर्ब 5 सेशन में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कैरी द बॉल, यानी कि बॉल पकड़ के जाना, यानी कि बी इन द चार्ज या फिर आजिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप बॉल पकड़ के जा रहे हो। देख लीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है, या फिर जिम्मेदारी लेने को बोल सकते हैं। ये आदमी क्या कर रहा है, ये अपने अर्थ को, बॉल को लेके जा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर ही जिम्मेदारी है या फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम अपने अर्थ को कैसे बचाएं या फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं हम उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज अच्छे से करें, ताकि उसका कोई वेस्टेज ना हो। जैसे कि आप पानी का बात कर सकते हो, आप पानी को कैसे यूज कर सको ताकि उसका
मतलब वो बहुत दिन तक रहे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे अच्छे से हो सकता है। यानी कैरी द बॉल का मतलब हम लोग ऐसा मान लीजिए ये हम सब के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आदमी हम सब ह्यूमन के सोसाइटी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस बॉल को कैरी कर रहा है, यानी कि ये उसका चार्ज है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अर्थ कैसे अच्छा दिन ज़्यादा दिन बचेगा या फिर उसका जो नेचुरल रिसोर्स है वो कैसे ज़्यादा दिन यूटिलाइज होगा, उसको कैसे अच्छे से अर्थ को हम लोग जैसे थे हम लोग उसको कैसे मैनेज करके रख पाए, ये उसके हमारे ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, कैरी द बॉल, दैट मीन्स बी इन द चार्ज, हम अर्थ के चार्ज में हैं, या फिर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पे हर कोई छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ताकि हमारा अर्थ बहुत सुंदर हो सके, या फिर हम लोग को जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोग को इस एग्जाम्पल के थ्रू पता चल चुका होगा कैरी द बॉल का मतलब क्या है, और साथ ही साथ आपको बहुत आसान भी लगा होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टर्न डाउन। इसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट होता है, यानी कि नामंजूर किया जाता है। आप किसी ऑफर को रिजेक्ट करते हो। देख लीजिए इस कंपनी इस आदमी को कुछ ऑफर कर रहा है, आप हमारे कंपनी में आइए, जुड़िए, हम आपको इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। मगर ये आदमी क्या कर रहा है, उसके ऑफर को टर्न डाउन कर रहा है, यानी कि रिजेक्ट कर रहा है या फिर नामंजूर कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा क्योंकि बहुत आसान चीज़ था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्टिक टू वंस कॉन्स। क्या है, स्टिक टू वंस कॉन्स, यानी कि मेंटेन वंस ओन ओपिनियन, यानी कि अपने राय बनाए रखना, अपने गॉन्स पे स्टिक कर रखना। अब जो गॉन्स मतलब अपने जो थॉट प्रोसेस है, मैं ये करूँगा तो मतलब यही करूँगा, ये जो थॉट प्रोसेस को स्टिक करते रहते उसी चीज़ को बोलते हैं स्टिक टू वंस गॉन्स। यानी कि टू स्टिक टू योर गॉन्स मतलब टू कीप योर पोजीशन इवन दो पीपल अटैक और क्रिटिसाइज यू टू रेजिस्ट। यानी कि जब लोग तुमको अटैक करते हैं या फिर रेजिस्ट करते हैं, यानी क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना है, तुमसे तो ना हो पाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था आपको, लोग बोलते हैं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो एसएससी के लायक नहीं हो, तुम्हारा मार्क्स इतना अच्छा रही है, तुमसे प्रीलिम से नहीं क्लियर हो रहा है। लोग तुमको छोटा दिखाएंगे, नीचा दिखाएंगे, या फिर तुम्हारा दोस्त लोग भी बताएंगे। मगर जब मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, स्टिक टू वंस गॉन्स, यानी कि अपने जो आपका जो ओन ओपिनियन है, आपको लगता है ना मैं एसएससी क्लियर कर पाऊंगा, वो इनफ है। लोग क्या बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, जैसे कि पता है लोगों का काम है कहना। आप अगर अपने अंदर से फील करते हो मेरे से निकलेगा, दैट्स इनफ, आई फील वही हो गया, आपका आधा सिलेक्शन वहीं पे हो गया। और साथ ही साथ आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएगा, चाहे जितना भी लोग कोशिश करें। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टिक टू वंस गॉन्स मतलब मेंटेन वंस ओन ओपिनियन, यानी कि या आप जो ओपिनियन बनाए हो उस पर खड़े रहने को हम लोग बोलेंगे स्टिक टू वंस गॉन्स या फिर स्टिक टू योर गॉन्स। चाहे लोग आपको क्रिटिसाइज करें या फिर आपको रेजिस्ट करें, उसमें से मतलब उससे हटने को बोले, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, चिक बाय चोल, दैट मीन्स वेरी क्लोज टू टुगेदर, यानी कि बहुत करीब रहना। देख लीजिए ये कपल क्या है, चिक बाय चोल, यानी कि चिक हम इसे बोलते हैं, जब चिक बाय चोल मतलब चिक को चिक लगाते हैं, यानी कि आपका चिक ये है और आपका चिक ये है, मतलब बहुत क्लोज या फिर वेरी इंटीमेट होता है, यानी कि बहुत करीब होता है। ये देख लीजिए ये कपल बहुत इंटीमेट है या फिर बहुत क्लोज टुगेदर, या इनके लिए हम लोग बोल सकते हैं चिक बाय जोल, दैट मीन्स दे आर वेरी क्लोज टू टुगेदर। ठीक है, बहुत आसान चीज़ था, आई होप आप लोग को पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बियॉन्ड द पेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई पिक्चर नहीं लगा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। बियॉन्ड द पेल मतलब अनरीजनेबल या फिर साथ ही साथ अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि अनुचित या फिर अस्वीकार्य, यानी कि बियॉन्ड द पेल उसका कोई रीज़न ही नहीं है, यानी कि पेल के मतलब ऊपर, मतलब हम लोग ऐसे मान सकते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका कोई रिलेवेंस पिक्चर नहीं मिला, इसलिए आपको बार बार समझाऊंगा और आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, इसको 10 बार रिवाइज कीजिएगा, मैं आपको सलाह देता हूँ। बियॉन्ड द पेल मतलब अनरीजनेबल, यानी कि उसका कोई रीज़न ही नहीं है, या फिर अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। क्या है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, साथ ही साथ वो अनरीजनेबल है, यानी कि अनुचित है, साथ ही साथ अस्वीकार्य है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बियॉन्ड द पेल, यानी कि जो लेवल होता है ना उसके लेवल के बाहर एक लेवल होता है कुछ भी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए एक लेवल होता है। जब लेवल से बाहर हो जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, अनरीजनेबल हो जाता है, यानी कि अनुचित। उससे ज़्यादा किसी को सपोज मान लीजिए कोई आदमी किसी को टर्चर कर रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद क्या होता है, लेवल का या फिर एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो क्या अनरीजनेबल हो जाता है या फिर अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। उसी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं बियॉन्ड द
पहले का यूज कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोग अगर आप लोग को फिर से समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अगले सेशन में उसको एक पिक्चर लगा के दिखा दूंगा। नहीं तो ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, अगर आप लोग को अच्छा एग्जाम, अच्छा मार्क्स लाना, थोड़ा डिफिकल्टी चीज़ भी करना पड़ेगा। इसको 10 बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्ट्रॉ इन द वाइंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आता हूँ आपके लिए। स्ट्रॉ इन द वाइंड मतलब एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। स्ट्रॉ इन द वाइंड, जब वाइंड आता है, सपोज मान लीजिए जब वाइंड आता है वो क्या होता है, स्ट्रॉ भी, स्ट्रॉ जो होता है, स्ट्रॉ पता है ना, स्ट्रॉ आप लोगों को पता होगा। स्ट्रॉ क्या होता है, वो हवा में मतलब ऐसे चलता है, मतलब वो लोगों को पता चल जाता है कुछ मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जब सपोज मान लीजिए आप मरुभूमि हो या फिर एक डेजर्ट में हो, सपोज जब स्ट्रॉ जब हवा में जाता है, स्ट्रॉ तो बहुत पतला है, स्ट्रॉ पहले क्या हवा में ऐसे चलता है, तो दूसरे लोगों को पता चल जाता है। मगर क्या हो, दूसरे लोगों को पता चल जाता है कुछ आगे होने वाला है, यानी कि वो क्या एंटिसिपेट कर लेते हैं, यानी फिर इंडिकेट हो जाता है। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, आगे क्या होने वाला है, हम लोग उसे मान सकते हैं स्ट्रॉ इन द वाइंड। वाइंड में जब स्ट्रॉ ऐसे तैरता है, उस स्ट्रॉ का वजन कुछ इतना नहीं होता, इसलिए वो मतलब क्या होता है, जब थोड़ा सा भी मतलब हवा आता है, वो क्या होता है, वो एयर में तैरता है। तो उससे पता चलता है, उससे पता चल जाता है ज़्यादा गस्ट ऑफ वाइंड आएगा या फिर बहुत ज़ोर से क्या होगा, बहुत ज़ोर से एयर फ्लो करेगा साथ, इसलिए वो डैमेज कर सकता है आपके घर को। इसलिए आपको पहले ही वार्निंग या फिर इंडिकेशन मिल जाता है आगे क्या होने वाला है। स्ट्रॉ इन द वाइंड का मतलब यही है, यानी कि क्या हो सकता है इसका संकेत आपको पहले ही मिल जाता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, HR, ये सपोज मान लीजिए ये HR है, सपोज मान लीजिए ये HR है, ये सब एम्प्लॉयज़ को बुलाया है, ये सब एम्प्लॉयज़ को बुलाया है। इनके अंदर ये आदमी को पता चल चुका है, मतलब ये सोच रहा है स्ट्रॉ इन द वाइंड, यानी कि कुछ तो गलत है, यानी कि कंपनी के साइड से HR को कुछ बोला गया है कि इन चारों में से किसको निकालो या फिर फायर करो। इसको पता चल गया है। इसको थोड़ा देख लीजिए ये कैसे हो रहा है, मतलब ये थोड़ा इंटेंस है। इसको इंटेंस क्यों लग रहा है, इसको पता चल रहा है, इंडिकेट हो रहा है आगे कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है। इसके मतलब इसका क्या है, इसके मन में स्ट्रॉ इन द वाइंड चल रहा है, यानी कि इंडिकेशन हो रहा है कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है, करी फेवर। ये तो आसान है, आप लोग पिक्चर देकर पता चल गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। करी फेवर का मतलब टू गेट फेवरेबल अटेंशन, यानी कि अनुकूल ध्यान पाने के लिए। ये लोग क्या किए, ये सब स्टार किड्स है, ये लोग अपने कुछ ज़्यादा काम नहीं किए हैं, मतलब इनको अच्छे से तुरंत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है क्योंकि ये स्टार किड्स थे। मतलब इसको क्या, इन लोगों क्या, जब ये लॉन्च हुए मूवीज़ में या फिर जो बॉलीवुड में, इनको फेवरेबल अटेंशन पहले ही मिल गया। जब एक मतलब एक एक्ट्रेस आता है या फिर एक्टर आता है, उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपने नाम कमाने के लिए, मगर इन लोगों का कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन लोगों के पापा के वजह से, इनके फैमिली के वजह से इनको डायरेक्टली क्या हो गया, इनको डायरेक्टली वो फेवर मिल गया है, करी फेवर या फिर फेवरेबल अटेंशन पहले ही दिन से मिल गया। इनको कोई मुश्किल करना नहीं पड़ा, पहले ही उनको अटेंशन मिल गया। इन लोगों क्या सुबह क्या खाया है, इन लोगों ने क्या पहना, लोग उनके ऊपर जो मूवीज़ मतलब टीवीज़ वगैरह होता है, जो चैनल्स वगैरह होता है, इनके ऊपर मतलब फेवरेबल अटेंशन पहले से दे चुके हैं। यानी कि ये लोग क्या, इनको क्या मिला है, करी फेवर मिला है, यानी कि अनुकूल ध्यान इनको पहले से ही मिल गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा, क्योंकि वही तो बहुत आसान था। पिक्चर जब देखे होंगे आपको ये पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, और विल एंड ओ, यानी कि गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, यानी कि अच्छा समय और बुरा समय। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, गुड टाइम्स मतलब अच्छा बहुत चल रहा है, और बारिश हो रहा है यानी कि बैड टाइम्स। मतलब ये जो दो पिक्चर लगाया हूँ मतलब ऐसे दिया हूँ, यानी कि विल एंड ओ का मतलब गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि अच्छा समय और बुरा समय को बोलते हैं। बहुत आसान था, आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट इडियम को देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कॉल इन क्वेश्चन, यानी कि चैलेंज और डाउट, यानी कि आप किसी के क्वेश्चन को कॉल करो। क्या करो, आप किसी के क्वेश्चन को कॉल करो, मतलब क्या आप चैलेंज कर रहे हो उस क्वेश्चन को, या फिर डाउट या संदेह करो। देख लीजिए क्या बोल रहे, आई स्विम 2.5 किलोमीटर से, ये जो लड़की है ये बोल रहे मैं दिन में 2.5 किलोमीटर तैरता हूँ, यानी कि क्या करता हूँ, मैं स्विम करता हूँ। ये क्या आदमी क्या बोलता है, डाउटफुल है। अगर तुम सच में इतना मतलब स्विमिंग करते होगे, तुम्हारा वेट या फिर तुम्हारा हेल्थ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। हम लोग को सबको पता है, जो स्विम करता है उसका कोई फैट ऐसा बर्न होता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। ये झूठ बोल रहा है, यानी कि इसका ये जो चीज़ बोल रहा है, ये आदमी उसके बात को चैलेंज कर रहा है या फिर डाउट कर रहा है, ये जो बात बोल रहा है। ठीक है,
आई होप आप लोग को क्लियरली पता चल चुका होगा। नहीं तो और एक बार मैं बता देता हूँ। ये लड़की क्या बोल रही है, आई स्विम 2.5 किलोमीटर से, ये बोल रहा है मैं दिन में 2.5 किलोमीटर मतलब स्विम करता हूँ। ये आदमी उसको डाउट कर रहा है, उसको बात को चैलेंज कर रहा है, या फिर कॉल इन क्वेश्चन कर रहा है, या फिर डाउट कर रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, तुम अगर सच में अगर मतलब इतना स्विम करती तुम्हारा हेल्थ ऐसा नहीं होता, तुम बहुत स्लिम होती। इसलिए वो उसका फिगर को देख के ये बोल रही है, चैलेंज कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, मेक बोथ हैंड्स मीट। मेक बोथ हैंड्स मीट यानी कि लीव विद इन वंस मीट्स, यानी कि क्या करो, अपने जो पैसा है, सपोज मान लीजिए मैं 30,000 या 40,000 कमाता हूँ, उसी के अंदर रहने को हम लोग क्या बोलेंगे, मेक बोथ हैंड्स मीट या फिर लीव विद इन वंस मीट्स, यानी कि औकात में रह के खर्च करना। मेरा अगर 40,000 सैलरी है, मैं अगर 60,000 का सैलरी का खर्चा करूँगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत तो आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। मेक बोथ हैंड्स मीट दैट मीन्स लीव विद इन वंस मीन्स यानी औकात में रह के खर्च करना। टू मेक बोथ हैंड्स मीट मतलब टू लीव विद इन वंस इनकम, यानी कि तुम्हारा रेवेन्यू जितना होगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी उतना होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें कर्ज करना पड़ेगा। जो कर्ज करता है उनका तो बाद में जो हालत होता है सबको पता होता है। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ था। आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही इडियम था। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आप लोग को पिछले का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर आप लोग नया देख रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब नया वीडियोज़ डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।